2020 में वो चुनाव लड़े थे, एनडीए के खिलाफ जाकर लड़े थे। नीतीश कुमार के हर प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। 142 सीटों, हाँ 142 सीटों के आसपास लड़े थे वो। तो उस आधार पर इस बार अगर वो लड़ते इस तरीके से तो शायद उनके पास बेहतर रिजल्ट पिछले बार से होते। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी, अल्टीमेटम दिया था बीजेपी के बड़े नेताओं को, और ये कहा था कि 24 घंटे का मैं अल्टीमेटम देता हूँ। 48 घंटे से उन्होंने कहा था कि 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, और उस बीच में अगर हमें हमारी स्थिति नहीं बताई जाती है, हमारी सीटें हमको नहीं दी जाती हैं, तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। उस जगह से एकाएक कल खबर आती है, परसों इनफैक्ट खबर आती है, आपने चलाया था खबर ये कि सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। सारी तैयारियां हो गई थी। आज उन्हें भाजपा ज्वाइन करना था, उनके घर से लेकर आवास तक और पार्टी कार्यालय तक सब जगह तैयारी हो गई थी। एकाएक वो पार्टी नहीं ज्वाइन करते। एनडीए की तरफ से जब घोषणा हो जाएगी तो हम समर्थन करेंगे बिल्कुल। लेकिन तब तक प्रत्याशी कैसे आप कह रहे हैं? जी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे भी चिराग पासवान का हाथ हो सकता है। चूंकि पार्टी को लेकर, कार्यालय को लेकर भी विवाद हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार का जो हाथ है वो चिराग के ऊपर नजर आया। तो नहीं कहता कि उगता सूरज सबको पसंद आता है, उगते सूरज की सब पूजा करते हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने उतना सपोर्ट अपना एनडीए में बना लिया हो कि पशुपति पारस को वंस एंड फॉर ऑल वो फिर बाहर ही रखेंगे इस चुनाव में भी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। 2020 का विधानसभा चुनाव आप सभी दर्शकों को बखूबी याद होगा। 2020 के विधानसभा में क्या हुआ था ये आप सबको पता है। हुआ ये कि नीतीश कुमार की पार्टी जहां जहां भी अपना कैंडिडेट उतार रही थी, चिराग पासवान भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिए। कहने के लिए तो वो एनडीए गठबंधन में थे, समर्थन उनका बाहर से था, लेकिन नीतीश कुमार को डैमेज करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। क्या जब वो कैंडिडेट उतार रहे थे तो ऐसा लगा कि एनडीए गठबंधन में वो चिराग पासवान बागी हो गए हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने उनके पार्टी, उनके परिवार सबको तोड़ दिया। एक बार फिर से क्या चिराग पासवान उसी पैटर्न पे जा रहे हैं? क्योंकि हालिया बयान अगर चिराग पासवान के देखे जाएं तो एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी कई ऐसे बयान दे जाते हैं जिन बयानों से हम भी सशंकित हो जाते हैं कि आखिरकार चिराग चाहते क्या हैं। देखिए, एक बार फिर से चिराग पासवान की भाषा, चिराग पासवान की बोली लगातार बागी तेवर जैसी होती हुई नजर आ रही है। कैसे? आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि ये आप बात कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बयान सुन लीजिए। इस बयान को सुनने के बाद आगे इस खबर पर हम चीड़-फाड़ करेंगे। बयान सुनिए। उनका उम्मीदवार है कहाँ, और जिस पार्टी का कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। तो आपने चिराग पासवान का बयान सुना। चाचा के खिलाफ एक बार फिर चिराग पासवान उतर गए हैं। ये सब कुछ मामला शांत चल रहा था, लेकिन अचानक से चाचा के खिलाफ बोलकर एनडीए गठबंधन में वो नहीं है, ये बात बोलकर चिराग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये उनके दबाव की राजनीति है? क्या नरेंद्र मोदी सब कुछ मान गए उनका? अब क्या चाहिए उनको? चलिए इस विषय पर अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, इस खबर पे चीड़-फाड़ करवाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 2020 वाले पैटर्न पर ही चिराग पासवान 25 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किसको डैमेज करने की तैयारी है? सर, चिराग पासवान एक बार फिर बागी तेवर, उनके चाचा एनडीए में है ही नहीं तो उनकी क्या बात करनी है? ये सब बयान क्या दर्शा रहा है? क्या बागी होने वाले हैं चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान बागी हो ना हो, एक बात तो जरूर समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि 2020 में जो एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया था, वो रिस्क शायद अगर इस बार वो लेते तो ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होता। अच्छा। 2020 में वो चुनाव लड़े थे, एनडीए के खिलाफ जाकर लड़े थे। नीतीश कुमार के हर प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। 142 सीटों, हाँ 142 सीटों के आसपास लड़े थे वो। तो उस आधार पर इस बार अगर वो लड़ते इस तरीके से तो शायद उनके पास बेहतर रिजल्ट पिछले बार से होते। लेकिन चूंकि चिराग पासवान महागठबंधन से कई बार ऑफर आने के बावजूद भी उधर नहीं गए,
लालू, तेजस्वी सबने बुलाया, कांग्रेस लगातार फ़ोन करती रही, फिर भी वो उस तरफ नहीं गए। मतलब ये स्पष्ट था कि उन्हें एनडीए में ही रहना था। अब एनडीए में रहने का एक फ़ायदा और एक नुकसान दोनों है। फ़ायदा ये है कि उनको 5 सांसद जीतने का मौका मिला, जहां भाजपा के लिए उतना बढ़िया चुनाव नहीं रहा। वहीं चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट रहा। ये क्यों रहा? चिराग अकेले रहते तो इतना बड़ा स्ट्राइक रेट उनका नहीं होता। उन्होंने एनडीए के वोट बैंक को अपने पाले में करने में सफलता प्राप्त की। ये इस चुनाव में लोकसभा में देखने को मिला। इसकी वजह से उनका 100% स्ट्राइक रेट ही नहीं हुआ, बल्कि केंद्र में वो मंत्री भी बने और रिकॉर्ड मार्जिन से उनके सारे प्रत्याशी चुनाव जीते। देखिए, ये जरूरी नहीं कि फिर वो एनडीए से अलग हो जाए तो उनको ये रिजल्ट मिल जाए इस तरीके का 100% स्ट्राइक रेट का, बाकी सांसद जीतने का 5-5। लेकिन फिर भी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरह से जीत रहे हैं, तीसरे मोर्चे की बड़ी संभावना प्रशांत किशोर ने पैदा कर दी है। उसकी वजह से चिराग पासवान को ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो बना बनाया प्लेटफॉर्म चिराग पासवान के लिए था, उस पर चढ़कर लहर कोई और लूट रहा है इस बार। बिल्कुल सर, ये उन्हें समझ में आ रहा है। वरना जो पशुपति पारस जिनकी छुट्टी एनडीए से हो चुकी है, ये बात चिराग बोलेंगे तब कोई नहीं जानेगा। सच्चाई यही है। अगर आपको या किसी दर्शक को इस बात का भ्रम हो कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, तो वो ये जान ले कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान को 5 सीटें कंफर्म जब हो गई थी कि मिलने वाली हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी, अल्टीमेटम दिया था बीजेपी के बड़े नेताओं को, और ये कहा था कि 24 घंटे का मैं अल्टीमेटम देता हूँ। 48 घंटे से उन्होंने कहा था कि 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, और उस बीच में अगर हमें हमारी स्थिति नहीं बताई जाती है, हमारी सीटें हमको नहीं दी जाती हैं, तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी एनडीए का हिस्सा वो नहीं है तब से। उसके बाद से क्या बदला? क्या कुछ बदला है क्या? नहीं, उसके बाद नहीं बदला। लेकिन पारस, अब वो बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन पारस लगातार नरेंद्र मोदी के साथ जाना या फिर नरेंद्र मोदी, नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा रत्नेश की, जिस वक्त ये हुआ था उसके 48 घंटे बाद सच में उन्होंने महागठबंधन और अन्य जो समीकरण है उन पर चर्चाएं शुरू कर दी थी। पशुपति पारस की मुलाकातें और उनकी चर्चाएं उस वक्त महागठबंधन में होने लगी थी। उन्हें वहाँ भी बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसलिए वहाँ नहीं गए, या उन्हें लगा कि वहाँ जाकर वो चुनाव हार जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट उनके लिए नहीं होगा, इसलिए उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए अपने आप को अलग कर लिया उस चुनाव में। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए। घर छोड़कर आप चले गए और किसी और घर में नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर नहीं छोड़ा, आपने घर छोड़ दिया है। आप अब सड़क पर हैं, आप बीच में हैं, परगेटरी में हैं, और वही परगेटरी, पॉलिटिकल परगेटरी अब कहीं ना कहीं पशुपति पारस को नसीब हो गया है। लेकिन चिराग पासवान बार बार जो जिसको हरा दिया है आपने, उसको बार बार आप क्यों उकसा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कारण है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि तरारी जो उपचुनाव है, उस सीट पर जो सुदामा प्रसाद है वो एमपी बन गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई। 15 से 20 तक लगातार वो चुनाव जीतते रहे वहाँ पर, और वो सीट सुनील पांडे और उनके परिवार की सीट रही है पुश्तैनी। खबर आई थी कि इस बार दोनों भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ से। सच क्या है वो तो किसी को नहीं पता, हम बिटवीन द लाइन्स मैं रीड नहीं करूँगा, लेकिन सुनील पांडे यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया था। यहाँ तक कि ये पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे ऐसा परसेप्शन बन गया था। बिल्कुल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाया गया तो सुनील पांडे साथ थे, और ये ऐलान भी पशुपति पारस कहीं ना कहीं कर दिए थे कि 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो उस जगह से एकाएक कल खबर आती है, परसों इनफैक्ट खबर आती है, आपने चलाया था खबर ये, कि सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। सारी तैयारियां हो गई थी। आज उन्हें भाजपा ज्वाइन करना था, उनके घर से लेकर आवास तक और पार्टी कार्यालय तक सब जगह तैयारी हो गई थी। एकाएक वो पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सर, हम सुबह में आज गए भी थे इसी कार्यक्रम को मतलब कवर करने के लिए, तब तक वहाँ पहुँचते पता चलता है कि कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण क्या है वो तो हमें नहीं पता, और सच्चाई है कि ये मीडिया के बड़े हिस्से को नहीं पता है, वो सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको जब आप जोड़ते हैं चिराग पासवान के बयान से और वर्तमान परिस्थितियों से, आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी इसमें हाथ हो सकता है। देखिए, ये तो सवाल उठेगा कैसे? पशुपति पारस खुद ये टिकट नहीं ले पाते एनडीए में, इस सीट को वो ले नहीं पाते, ये तय हो गया था।
वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्हें एनडीए का हिस्सा बनने के लिए या उन्हें एनडीए में वापस आने के लिए फिर उसी रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसी रास्ते से। और ये सीट इतनी आसानी से उनको मिलने वाली भी नहीं थी। ये बात सुनील पांडे भी समझ गए थे। तो सुनील पांडे अब चिराग पासवान से तो टिकट मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सीट चिराग पासवान के पास भी जाने वाली है। ये ट्रेडिशनली सीट एनडीए की सीट रही है और इससे जदयू और भाजपा लड़ते रहे हैं। भाजपा कम, जदयू ज़्यादा लड़ती रही है। लेकिन इस सीट पर एकाएक जब सुनील पांडे इस तरफ आने की कोशिश करते हैं भाजपा की तरफ, तो ये चर्चा शुरू रहती है कि सुनील पांडे बीजेपी के प्रत्याशी इस सीट पर होंगे। लेकिन ये सीट किसकी है? ये सीट जदयू की है। क्या जदयू से भाजपा ये सीट ले लेगी? मुश्किल है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि जदयू और भाजपा के बीच जब सीटों को लेकर विवाद हुआ है तो भाजपा हमेशा पीछे चली गई है, एक कदम पीछे गई है। अभी राज्यसभा को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है, भाजपा दोनों सीट पर दावा कर रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं एक सीट तो मेरा हाई है, और एक आपको पता ही कि उपेंद्र कुशवाहा जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एनडीए का विवाद बढ़ जाएगा। आपने सुना आज ही चिराग पासवान ने क्या कहा, बताइए अपने, उन्होंने बयान में क्या कहा? बयान दिया है कि चाचा हमारी पार्टी में है ही नहीं, तो उनकी चर्चा ही क्यों कर रही हैं जो इस पार्टी के सदस्य। और उस सीट के लिए भी उन्होंने बात की है। सुनील पांडे की चर्चा जब पत्रकारों ने पूछी तो क्या उन्होंने कहा? सुनील पांडे के बारे में उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रत्याशी किसी और के हैं, हमारे प्रत्याशी नहीं है। तो एनडीए की तरफ से जब घोषणा हो जाएगी तो हम समर्थन करेंगे, बिल्कुल। लेकिन तब तक प्रत्याशी कैसे आप कह रहे हैं? जी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे भी चिराग पासवान का हाथ हो सकता है। अच्छा, मतलब सुनील पांडे के भाजपा ना ज्वाइन करने के पीछे चिराग पासवान। देखिए, जो अब जितने मुंह उतनी बातें, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान का इंटरफेरेंस था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जदयू इस सीट पर लड़ना चाहती है और सुनील पांडे को जदयू ज्वाइन कराया जाएगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सुनील पांडे को नहीं लड़ाकर बल्कि उनके परिवार के किसी सदस्य को लाने की बात चल रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सुनील पांडे को इशारा कर दिया है कि आप पत्नी, बेटा या किसी और को चुनाव लड़ाइए, आप मत लड़िए। खैर, ये सब कुछ चर्चाएं हैं, ये हम तक पहुंच रही हैं, अलग अलग वर्जन्स ऑफ द सेम स्टोरी। तो हम किसी भी वर्जन पे मुहर नहीं लगाएंगे, बट इतनी चर्चाएं जब सामने आ रही हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि कुछ ना कुछ खेल हो रहा है पर्दे के पीछे, और आज उनका ज्वाइन नहीं करना भी एक बड़ी कहानी कहता है। लेकिन एनडीए जो बिहार में लगभग पांडव, जो कहा जाता है 5 पांडवों का गठबंधन है, इसमें मुकेश सहनी की एंट्री आने वाले समय में होने वाली है, खबर आई है कंफर्म। फिर पशुपति पारस भी इसके हिस्सेदार हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, भले ही वो एनडीए का हिस्सा नहीं है मजबूती से, लेकिन वो कहीं गए भी नहीं है, वो बाहर ही खड़े हैं, बस समर्थन बाहर से है। हाँ, और जो पैटर्न बीजेपी का रहा है 2025 के चुनाव को लेकर, मुझे लगता है कि नीतीश जिस तरीके से रहे हैं पशुपति पारस के फेवर में आज तक, भले अब चूंकि पार्टी को लेकर, कार्यालय को लेकर भी विवाद हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार का जो हाथ है वो चिराग के ऊपर नजर आया। तो नहीं कहता कि उगता सूरज सबको पसंद आता है, उगते सूरज की सब पूजा करते हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने उतना सपोर्ट अपना एनडीए में बना लिया हो कि पशुपति पारस को वंस एंड फॉर ऑल वो फिर बाहर ही रखेंगे इस चुनाव में भी। लेकिन पशुपति पारस भी छोड़ेंगे नहीं ना, वो भी हाथ पाँव तो भी मार देंगे। और ये भी सारा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, चूँकि देखिए आप जानते हैं कि पशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है। वो वोट बैंक बीजेपी भी मानती है कि चिराग के पास है, वोटर्स भी मानते हैं कि चिराग पासवान असली उत्तराधिकारी हैं। तो आखिर पशुपति पारस को किसी भी गठबंधन में रखने का मतलब क्या बनता है? किस वोट के लिए, किस काम के लिए? आखिर उनकी उपयोगिता क्या है राजनीति में? ये बात तो बीजेपी भी सोचेगी ना। और चिराग पासवान बार बार शायद इसी बात को एहसास कराने की कोशिश करते हैं बीजेपी को कि उनके पास वोट नहीं है, उनके पास वोट नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्हें जबरदस्ती बैगेज बनाकर पीठ पे लादने की जरूरत क्या है? शायद इसीलिए आने वाले चुनाव से 25 जो चुनाव है उससे पहले चिराग पासवान फिर एक बार अपने जो तेवर है उसको टाइट कर रहे हैं। इसी बहाने कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल जाता है, क्योंकि देखिए नाखून कटा के ही नहीं शहीद हो सकते चिराग पासवान, कोई कारण तो नहीं गुस्सा होने का उनके पास। अच्छा सर, एक और कारण ये उठ सकता है कि चूंकि चिराग पासवान ने बिना शर्त के समर्थन किया है एनडीए को, 4-5 जगहों पर उपचुनाव हुए बिहार में, उनके भी तो कि कोई प्रत्याशी उतर सकते हैं इस उपचुनाव में, वो भी तो किस्मत नहीं। मैंने आपको देखिए ये बात पहले भी कही और अब भी कह रहा हूँ, चिराग पासवान से इस बारे में मेरी बहुत क्लियर बातचीत हुई थी और मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान उपचुनाव में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, सीधे वो विधानसभा चुनाव में इंटरेस्टेड है। और मैं आपको वही बताने जा रहा था कि चिराग पासवान दरअसल इसी को बहाना बनाकर नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके पास कोई कारण नहीं अब एनडीए से अलग होने का,
दबाव बनाने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि 5 सीट वो जीत चुके हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, केंद्र में मंत्री हैं, तो आखिर रूसाफुली करे कैसे? तो वो पशुपति पारस को ही हथियार बनाकर 35-40 सीटों का जो अपना तिलिस्म है उसका वो दबाव बनाने की कोशिश अभी से ही करना चाहते हैं। कि थोड़ा थोड़ा अभी से ही नाराजगी दिखाने लगेंगे तो आगे चल के भाजपा सोचेगी कि नहीं भाई नाराज हो जाएगा चिराग, इसको इसका सीट जल्दी दे दो। शायद हो सकता है कि चिराग के मन में ये बात चल रही हो, या चिराग के मन में शायद ये ही बात चल रही हो कि कहाँ से आ गए प्रशांत किशोर, कहाँ से कोई तीसरा मोर्चा आ रहा है, ये तो मेरा स्पेस था, मैं अगला बड़ा खिलाड़ी होने वाला था बिहार की राजनीति में, और ये सब बाकी पार्टियां इसमें स्पेस लूट रही हैं। तो ये सब भी चिराग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड चिराग का आज का गुस्सा था। उस गुस्से का कोई कारण, जायज़ कारण नहीं था, वो बस 2025 के चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान के फूल्स गोल्ड कहा जाए या ब्लफ कहा जाए वो था। वो अच्छे से जानते हैं कि पशुपति पारस को कोई पीठ पर लद कर लेके बैताल की तरफ घूमने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब 2024 का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट चुनाव था उसमें जब नहीं लेके घूमे, तो 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को मैंने माथा पर लेके घूमेंगे अमित शाह। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल, तो जब RCP सिंह को सबको छोड़े हुए हैं तो इनका कहाँ से नंबर आता है? जब सम्राट चौधरी की कुर्सी चली गई तो इन लोग का नंबर कहाँ से आता है? तो मतलब सब के लिए नीतीश लेकिन स्टैंड ले सकते हैं। पारस के लिए नीतीश स्टैंड लेते, लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार ने चिराग और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने सुधर गए हैं? बिल्कुल बहुत सुधर गए हैं। और नीतीश कुमार भी उगते सूरज को देखेंगे ना। कल बदला लेना था चिराग पासवान से, आज बदले की कोई बात तो नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। आज बिहार में भी चिराग पासवान का एक वोट बैंक है, एक पॉपुलैरिटी है जिसको नीतीश समझ चुके हैं, और वो उसको चाहेंगे कि 2025 में भुना ना अपने लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए। और वो जानते हैं कि चिराग पासवान के पास अब कोई कारण नहीं है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने का, तो जबरदस्ती कारण क्यों देना? आज अगर पशुपति पारस से थोड़ा सा भी प्रेम दिखाने लगेंगे नीतीश कुमार तो उसको भी ना खून कटाने वाला काम करके चिराग पासवान हमला करना शुरू कर देंगे। एक मौका उनको मिल जाएगा नीतीश पर हमला करने का, और फिर वो सीटों को लेकर दबाव बनाने का एक हथियार बना लेंगे उसको। तो फिर वहां से मतलब 25 का चुनाव बड़ा कठिन हो सकता है एनडीए के लिए, नीतीश के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये बात चिराग भी जानते हैं, और चिराग चूंकि कंफर्ट जोन में ना, 5 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जो चाहा वो मिला, जो मंत्रिमंडल में मिला है वो अच्छा मिला है, तो इसको जेपराइज क्यों करना चाहेंगे चिराग पासवान? मतलब कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है या जो बयान है या जो गुस्सा है वो सब दिखावा है, सब दिखावा है। देखिए 25 के चुनाव के लिए चिराग पासवान ने आज ही से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चाचा एक बहाना है, लेकिन असली खेल 2025 का विधानसभा का चुनाव है कि बाकी जो उनकी सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कटौती ना करे, एनडीए कटौती ना करे, और इस वजह से एक एक बयान उनके दबाव की राजनीति की तरफ ले जा रहा है। आज के पंचनामा के चीड़फाड़ में इतना ही, लेकिन चीड़फाड़ खबरों पर लगातार हमारी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।